Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 11th of January 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. First question is, which of the following vaccine is not contraindicated during pregnancy? इनमें से कौन सा वैक्सीन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होता? सिंपली कहें तो इन चारों में से कौन सा वैक्सीन प्रेगनेंसी के दौरान दिया जा सकता है? ऑप्शन 1 वेरिसेला, बी मम्स, सी टिटनेस, डी रूबेला। बेसिक बट इंपॉर्टेंट है। यस, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 सही रहने वाला है। प्रेगनेंसी के दौरान हम टिटनेस वैक्सीन दे सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेगनेंसी के दौरान आप कौन कौन सी वैक्सीन लगा सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि टिटनेस टॉक्साइड यानी टीटी एंड येलो फीवर वैक्सीन, ये दोनों ऐसी वैक्सीन हैं जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को लगाई जा सकती है। इस चीज को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ कार्डियक कंप्रेशन एंड आर्टिफिशियल ब्रीथिंग इज। जब कभी आप किसी अनकॉन्शियस अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट को देखते हैं तो उसकी जान बचाने के लिए आपको सीपीआर करना होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन करना होता है, जिसमें आप क्लाइंट के चेस्ट पर कंप्रेशंस करते हैं, यानी उसकी चेस्ट को दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, साथ ही साथ उसे माउथ टू माउथ ब्रीथिंग भी देते हैं। तो जब आप क्लाइंट को ब्रीथिंग दें और कंप्रेशन करें तो इसका रेशो कितना होना चाहिए? सिंपली कहें तो सीपीआर के दौरान चेस्ट कंप्रेशन और आर्टिफिशियल ब्रीथिंग का रेशो क्या होना चाहिए? 60 इंटू 6, 60 रेशो 6, 15 रेशियो 2, 30 रेशियो 2, 12 रेशियो 3। बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 30:2। जब भी आप किसी व्यक्ति को सीपीआर दे रहे होंगे तो आपको वहां पर 30 बार चेस्ट को कंप्रेस करना है और उसके बाद 2 बार ब्रीथिंग देनी है। 30 बार चेस्ट कंप्रेशन करना है और 2 बार ब्रीथिंग देनी है। इस तरह से इस साइकिल में आप सीपीआर परफॉर्म करेंगे। सीपीआर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, सीपीआर को हम बेसिक लाइफ सपोर्ट के रूप में भी जानते हैं। इसे हम BLS यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट के रूप में भी जानते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा भी गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब भी आपसे सीपीआर अगर आपको करना होगा तो उसमें एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है, जिसे हम CAB के द्वारा डिनोट करते हैं। जैसे ही आपको कोई अनकॉन्शियस पर्सन मिलता है, आप उसे असेस करें। सबसे पहले शाउट करें कि आप कैसे हैं। अगर वो रेस्पॉन्स देता है तो ठीक है, अदरवाइज उसकी पल्स फील करें और पल्स रेस्पिरेशन ना मिलने पर तुरंत कंप्रेशन शुरू कर दें, यानी C फॉर कंप्रेशन।
और उसके बाद उसके एयरवे में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं, उसके सांस के रास्ते में कोई चीज अटकी तो नहीं है। अगर अटकी है तो उसे बाहर निकालें, यानी एयरवे को क्लीन करें और उसके बाद ब्रीथिंग दें। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि सीपीआर का सीक्वेंस क्या होता है, तो आप याद रखेंगे कैप, CAB। पहले ये ABC होता था, लेकिन लेटेस्ट गाइडलाइंस के अनुसार हम इसे CAB के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले कंप्रेशन, फिर एयरवे क्लियर, फिर उसके बाद में ब्रीथिंग। अब यहां से आपसे एक चीज पूछी जा सकती है कि सीपीआर में जब हम पल्स रेट का असेसमेंट करते हैं, पल्स चेक करते हैं, तो कितने समय के लिए की जाती है? तो याद रखेंगे, हमेशा 10 सेकंड तक या 10 सेकंड से कम समय तक ही आपको पल्स रेट का असेसमेंट करना है। इससे ज्यादा आपको पल्स रेट चेक नहीं करनी है, अदरवाइज क्लाइंट की डेथ हो सकती है। याद रखिएगा, हमारे ब्रेन को यदि 6 मिनट तक ब्लड सप्लाई ना पहुंचे तो वहां पर सीवियर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी और इससे पूरे ब्रेन की सेल्स डेड होने लगेंगी, और ब्रेन के जिस हिस्से की सेल डेड हो गई, वो संबंधित फंक्शन, वो संबंधित पार्ट अपना काम करना हमेशा के लिए बंद कर देगा। ऐसा कहा जाता है कि आपके शरीर में ब्रेन ही एक ऐसा ऑर्गन है जहां की सेल्स वापस अपने आप को बना नहीं सकती। इसलिए अगर ब्रेन सेल में एक बार डैमेज हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो फिर आप कभी भी उसे ठीक नहीं कर सकते। बॉडी के अदर हिस्सों में तो सेल्स रीजनरेट होती रहती हैं, तो वहां इतना डर नहीं रहता। और इसी वजह से क्लिनिकली डेथ भी हम उस समय डिक्लेयर करते हैं जब क्लाइंट का ब्रेन डेथ हो जाता है, यानी ब्रेन अगर अपना काम करना बंद कर दे तो वापस से उस पर्सन को हम ठीक नहीं कर सकते, और इसी कंडीशन को हम क्लिनिकली डेड डिक्लेयर करते हैं। अब एक चीज और नोट कर लीजिएगा, पल्स असेसमेंट साइट कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप किसी 1 साल से कम उम्र के बच्चे को सीपीआर दे रहे हैं, यानी इन्फेंट को सीपीआर दे रहे हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर आपको हमेशा ब्रेकियल पल्स का असेसमेंट करना है। ब्रेकियल पल्स उस बच्चे के हाथ में एंटीक्यूबाइटल फोसा, यानी कोहनी का जो जॉइंट होता है, एल्बो जॉइंट होता है, इस जगह पर ऑपोजिट साइड में देखने को मिलती है। दूसरी बात, जब भी आप सीपीआर करते हैं तो बच्चे की उम्र 1 साल से लेकर यदि 8 साल के बीच में है तो इसे आप चाइल्ड का नाम देंगे, और चिल्ड्रन के केस में आपको हमेशा फीमोरल पल्स का असेसमेंट करना है। नोट कर लीजिएगा, फीमोरल पल्स ये आपके थाइज वाले एरिया में पाई जाती है। और सीपीआर जब भी आप करते हैं तो 8 साल से ज्यादा उम्र के सभी बच्चों को हम अडल्ट कैटेगरी में रखते हैं, उन्हें अडल्ट मानकर ट्रीट किया जाता है। और अडल्ट के अंदर जब भी आप पल्स का असेसमेंट करेंगे तो हमेशा कैरोटिड आर्टरी से करेंगे। कैरोटिड आर्टरी आपके नेक वाले रीजन में पाई जाती है, ये आपके हेड एंड नेक पार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। ये सभी पॉइंट्स यहां से इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें। एक चीज और आप चाहें तो यहां नोट कर सकते हैं, जैसे कि हमने बात की थी, अगर सीपीआर करने वाला एक रेस्क्यूअर है तो 30:2 इस रूटीन को फॉलो करना है उसे। यानी कि सीपीआर देते समय सिर्फ एक ही व्यक्ति मौजूद है तो उसे 30 कंप्रेशन करने के बाद 2 ब्रीथिंग देनी है। और ये चीज चाहे वो इन्फेंट हो, चिल्ड्रन हो या अडल्ट हो, तीनों ही सिचुएशन में सेम रहने वाली है। 1 रेस्क्यूअर, देन सीपीआर रेशियो विल बी 30:2, 30 compressions then 2 breathing। नेक्स्ट कंडीशन बन सकती है कि अगर मान लीजिए 2 रेस्क्यूअर्स हैं, यानी सीपीआर करने वाले 2 लोग वहां पर मौजूद हैं, तो कंप्रेशन और रेस्पिरेशन का रेशियो क्या रहेगा? तो याद रखिएगा, इन्फेंट के केस के अंदर ये वैल्यू 15:2 हो जाएगी, जबकि चाइल्ड और अडल्ट के अंदर सेम रहेगा। एक बार फिर से समझिएगा,
अगर सीपीआर करने वाले 2 लोग मौजूद हैं, एक आदमी कंप्रेशन कर रहा है, चेस्ट कंप्रेशन, और दूसरा माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अडल्ट और चिल्ड्रन के केस में जो 30:2 का रेशो है उसे ही फॉलो करना है, लेकिन इन्फेंट के केस के अंदर ये 15:2 के रेशो में आ जाएगा। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पूरे वर्ल्ड में स्मॉल पॉक्स केवल एकमात्र ऐसी डिजीज है जिसे इरेडिकेटेड डिक्लेयर किया गया है। किसी भी डिजीज को इरेडिकेटेड तब डिक्लेयर किया जाता है जब ना तो उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इस पूरे वर्ल्ड में मौजूद हो, ना ही उसका कोई केस मौजूद हो। स्मॉल पॉक्स को WHO के द्वारा 8 मई 1980, 8 मई 1980 को इरेडिकेटेड डिक्लेयर किया गया था। इस डेट को आपको याद रखना है और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 मई 1980, 8 मई 1980। इसके साथ ही आपसे पूछा जा सकता है कि स्मॉल पॉक्स डिजीज का लास्ट केस किस जगह मिला था, तो आप याद रखेंगे ये सोमालिया देश के अंदर 26 अक्टूबर 1977, 26 अक्टूबर 1977 को रिपोर्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन अटैक of which of the following provides lifelong immunity? इनमें से किस डिजीज के एक बार होने पर पूरी जिंदगी उस डिजीज से इम्यूनिटी मिल जाती है, यानी ये रोग वापस नहीं होता? फ्लू, कोविड, टीबी, रूबेला। किस डिजीज के एक बार होने पर दोबारा नहीं होता, या यूं कहें उसके लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है? यस, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। रूबेला कंडीशन एक बार हो जाए तो उसके बाद पूरी लाइफ इस डिजीज से इम्यूनिटी मिल जाती है। रूबेला डिजीज कंडीशन को आप जर्मन मीजल्स के नाम से भी जानते हैं। रूबेला को आप जर्मन मीजल्स के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रूबी ओला क्या होता है, तो याद रखिएगा रूबीओला मीजल्स डिजीज को कहा जाता है, कॉप्लिक स्पॉट्स। याद आया जी। रूबेला इज अ जर्मन मीजल डिजीज जो कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है एक बार होने पर। और रूबी ओला अगर आपसे पूछ ली जाए ओला, तो ये होता है मीजल्स डिजीज जिसमें कॉप्लिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर यूज्ड फॉर टैगिंग डेड बॉडी। अगर किसी डेड बॉडी को आप टैग करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सा कलर कोड इस्तेमाल करेंगे? येलो, ब्लैक, रेड, ग्रीन। ये क्वेश्चन आपका ट्राइएज सिस्टम से है। होपफुली अब आप आंसर कर पाएंगे। ट्राइएज सिस्टम क्या है? ट्राइएज सिस्टम वह कंडीशन है जिसमें हम इमरजेंसी के द्वारा अगर मास लेवल पर कैजुअलिटीज हॉस्पिटल आती हैं, तो इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए हम उन्हें सेग्रीगेट करते हैं, छांटते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई फायर हो गया, या फिर कोई बड़ी दुर्घटना हो गई जिसमें बहुत ज्यादा लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, घायल हुए हैं, तो ऐसे लोग एक साथ हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि किस पेशेंट को सबसे पहले देखना जरूरी है और किसे बाद में।
तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक ट्रायस सिस्टम बनाया गया जिसमें हम कैजुअलिटीज को उनकी प्रायोरिटी के बेस पर कैटेगराइज करते हैं। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को आप ग्रीन कलर देते हैं तो इसका मतलब है कि किसी पेशेंट को यदि आप रेड कलर देते हैं तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी केस है और इसे हमें सबसे पहले अटेंड करना चाहिए। ये ऐसे पेशेंट होते हैं कि अगर इन्हें तुरंत इलाज नहीं मिला तो इनकी डेथ हो सकती है। इसे आप एमरजेंट केस कह सकते हैं। इन्हें 6 घंटे के अंदर अंदर ट्रीटमेंट मिलना आवश्यक होता है, अदरवाइज इनकी डेथ हो सकती है। सेकेंड प्रायोरिटी पर हम उन पेशेंट्स को रखते हैं जो कि जिन्हें 6 घंटे से लेकर 24 घंटे तक ट्रीटमेंट दिया जाए तो भी ये सरवाइव कर जाएंगे। इन्हें हम अर्जेंट केस कहते हैं। ये सभी येलो कलर कोड द्वारा डिनोट किए जाते हैं। इसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है, ये ग्रीन कलर से डिनोट किए जाते हैं। ये सभी बेसिकली एम्ब्यूलेटरी पर्सन्स होते हैं, यानी कि चल फिर पा रहे हैं, हल्की फुल्की इनको चोट लगी है, इन्हें ज्यादा मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें अगर थोड़ा रुककर भी ट्रीटमेंट मिले तो ये ठीक रहते हैं। इसके बाद फाइनली आपके पास बचता है ऑप्शन बी, ब्लैक कलर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है। ब्लैक कलर के द्वारा हम डेड पर्सन को डिनोट करते हैं, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है, डेड हो चुका है, डेथ हो चुकी है उसकी, तो उसे हम ब्लैक कलर से डिनोट करते हैं, यानी इस पर्सन को हमें अब नहीं देखना, बिकॉज ही इज डेड नाउ। नेक्स्ट हम बात करेंगे कम्युनिटी से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन की, मम्स डिजीज की। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन्हें हम इस स्लाइड में कवर कर रहे हैं। मम्स डिजीज को हम पैरोटाइटिस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। मम्स डिजीज पैरामिक्सो वायरस द्वारा होने वाली डिजीज है। पैरामिक्सो वायरस आरएनए टाइप का वायरस होता है। मम्स डिजीज को पैरोटाइटिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस डिजीज के होने पर हमारी जो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड, इसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। हमारी जो सलाइवा सिक्रीट करने वाली लार्जेस्ट पैरोटिड ग्लैंड है, उसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन आ जाती है तो ये कंडीशन पैरोटाइटिस कहलाती है और ये मम्स डिजीज में देखने को मिलता है। मम्स डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड पूछा जा सकता है आपसे, 2 से 3 वीक का ये होता है। इसके बाद मम्स डिजीज के अंदर 3 कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। अगर आपसे एज स्पेसिफिक पूछ लिया जाए या जेंडर स्पेसिफिक पूछ लिया जाए तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि अडल्ट मेल में मम्स डिजीज का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो आप बताएंगे ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस वह कंडीशन है जिसमें टेस्टिस के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है और टेस्टिस में इन्फ्लामेशन आने के कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट, अगर अडल्ट फीमेल में मम्स का कॉम्प्लिकेशन आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे ऊफराइटिस। ऊफराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी, ओवरी में इन्फ्लामेशन का होना। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मम्स कंडीशन होने पर चाइल्ड में कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो आप बताएंगे मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का मतलब है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को 3 लेयर्स कवर करती हैं, जिन्हें हम मेनिंजियल लेयर के नाम से जानते हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर। अगर इन तीनों लेयर में से किसी एक या तीनों में इन्फ्लामेशन हो जाए इन्फेक्शन के कारण, तो ये कंडीशन मेनिंजाइटिस है। होपफुली ये चीज आपको हेल्प करेगी। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। Next question is, records and reports are maintained as,
हॉस्पिटल में रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स क्यों मेंटेन की जाती हैं? ऑप्शन 1, इम्प्रूव पेशेंट केयर, पेशेंट केयर को बेहतर बनाने के लिए। बी, असेस द ट्रीटमेंट नीड्स, पेशेंट की ट्रीटमेंट नीड को पता करने के लिए। ऑप्शन सी, अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, किसी काम को दोबारा ना कर दिया जाए इस चीज से बचने के लिए। अवॉइड ऑडिट ऑब्जेक्शन, ऑडिट के दौरान किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन ना हो इससे बचने के लिए। ऑडिट शब्द का मतलब होता है हर हॉस्पिटल में कुछ समय बाद क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कितना एक्सपेंस किया जा रहा है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, मेंटेनेंस कैसा है, इस चीज की सालाना या 6 महीने में एक पूरी रिपोर्ट बनाई जाती है, एनालिसिस किया जाता है, जांच की जाती है, यही चीज ऑडिट कहलाता है। पुट योर आंसर्स इनटू द कमेंट सेक्शन। हॉस्पिटल में रिकॉर्ड और रिपोर्ट क्यों बनाए जाते हैं, सबसे जरूरी कारण क्या है? यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। पेशेंट की केयर को इम्प्रूव करने के लिए रिकॉर्ड और रिपोर्ट मेंटेन किए जाते हैं। पेशेंट केयर को इम्प्रूव करने के लिए, पेशेंट की हेल्थ को बेहतर बनाने के उद्देश्य से रिकॉर्ड और रिपोर्ट बनाए जाते हैं। इसके अलावा बाकी सब भी रीजंस हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन इम्प्रूव पेशेंट केयर को माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन, हमारे शरीर में विटामिन डी किस जगह पर स्टोर्ड रहता है? स्किन में, मसल्स में, बोन मैरो में, लीवर या फैटी टिश्यू में? The right answer is option 4, लीवर एंड फैटी टिश्यू में। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन हेतु बहुत ही ज्यादा आवश्यक माना जाता है। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो डाइट से, फूड से हम कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, और कैल्शियम नहीं होगा तो बोन्स भी कमजोर होंगी, साथ ही साथ टिटैनी जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। विटामिन डी के सोर्सेज की बात की जाए तो मॉर्निंग के समय ली गई जो सनलाइट होती है, सन रेज होती हैं, वो अच्छा विटामिन डी का सोर्स मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when you come across a person lying unresponsive on the road, your first action should be to, आप रोड पर कहीं जा रहे थे, अचानक आपने देखा कि रोड पर एक अनरेस्पॉन्सिव पर्सन पड़ा है, लेटा हुआ है, गिरा हुआ है, तो इस सिचुएशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, मेक द पर्सन टू लाई ऑन वन साइड, आप इस पेशेंट को सड़क से एक तरफ लिटाएंगे। ऑप्शन बी, कॉल एन एम्बुलेंस एंड स्टार्ट सीपीआर, आप एम्बुलेंस को कॉल करके सीपीआर शुरू कर देंगे। ऑप्शन सी, मेक द पर्सन टू सिट, आप इस पर्सन को बैठाने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन डी, लीव द पर्सन टू वेक अप हिमसेल्फ, आप इस पर्सन को छोड़कर आगे चले जाएंगे, उसका जब मन होगा वो उठ जाएगा। सड़क पर अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट है, बेहोशी की हालत में पर्सन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम,
देखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जब भी आपसे इस तरह की सिचुएशन वाले क्वेश्चंस पूछे जाएं तो हमेशा आप याद रखें कि जिस चीज से क्लाइंट को इंजरी हो सकती है या हुई है, उसे आप हमेशा उससे दूर करेंगे। सबसे पहले आप पेशेंट को डेंजर जोन से बाहर करेंगे। पेशेंट रोड के बीच में अनरेस्पॉन्सिव पड़ा है तो उसे वहां से उठाकर साइड में लेकर जाएंगे ताकि दूसरी गाड़ी उसे और ज्यादा हिट ना करें, उसका एक्सीडेंट ना हो। कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसी जगह आग लगी है, पर्सन अनरेस्पॉन्सिव है, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम जहां आग लगी है उस जगह से पेशेंट को सेफ प्लेस पर लेकर जाएंगे। तो इस तरह से आपको अपना जो विवेक है उसका इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब पर्सन साइड में आ गया, सेफ जगह पहुंच गया, अब आप एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं, सीपीआर कर सकते हैं या दूसरे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर चॉकिंग इज। अगर किसी क्लाइंट के गले में कोई चीज फंस जाए जिसके कारण वो रेस्पिरेशन ना ले पाए, सांस ना ले पा रहा हो, तो इस सिचुएशन में आप क्या ट्रीटमेंट देंगे? मान लीजिए ये किसी पर्सन का एयरवे था, उसमें कोई चीज फंस गई, जैसे छोटे बच्चे कई बार कॉइन निगल लेते हैं या कोई बड़ा ऑब्जेक्ट निगल लेते हैं, जिसके कारण उन्हें रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी होती है, बोल नहीं पाते हैं। तो इस कंडीशन को आप चॉकिंग कहते हैं। और इस गले में फंसी हुई चीज को बाहर निकालने के लिए फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के रूप में कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है कॉल फॉर एम्बुलेंस, आप एम्बुलेंस को फोन करेंगे। ऑप्शन बी कहता है गिव समथिंग टू ड्रिंक, आप उसे कुछ पीने के लिए देंगे। ऑप्शन सी कहता है ट्राई टू रिमूव द ऑब्जेक्ट विथ योर फिंगर्स, आप इस क्लाइंट के गले में फिंगर इंसर्ट करके इस ऑब्जेक्ट को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। या फिर ऑप्शन डी गिव शार्प 5 शार्प बैक ब्लोज बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स, आप इस पेशेंट के पीठ पर कंधों के बीच में 5 थपकी देंगे, 5 बार हिट करेंगे ताकि ये ऑब्जेक्ट यहां से बाहर आ सके। बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन होने पर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के रूप में क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन ए में एम्बुलेंस को यदि आप फोन करके वेट करेंगे तब तक पेशेंट की डेथ हो सकती है। अगर आप एम्बुलेंस को फोन करके एम्बुलेंस का वेट करते हैं तब तक अगर पेशेंट को रेस्पिरेशन नहीं मिला तो पर्सन की डेथ हो सकती है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं माना जाएगा। अगर ऑब्स्ट्रक्शन वाले इस पेशेंट को आपने कुछ भी पीने के लिए दिया तो ये ऑब्जेक्ट और भी नीचे खिसक कर और टाइटली यहां पर फंस सकता है, अटक सकता है, चॉकिंग और ज्यादा मुश्किल हो सकती है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत माना जाएगा। कभी भी गले में कुछ फंस गया हो तो अपनी फिंगर डालकर उसे बाहर निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है फिंगर डालकर रिमूव करते समय प्रेशर लगे और ये चीज और ज्यादा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो फिर इसका बाहर निकलना और मुश्किल हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत रहेगा। फाइनली आपके पास बचता है ऑप्शन डी, हम इस पेशेंट की पीठ पर 5 थपकी देंगे, यानी 5 बार हिट करेंगे ताकि जो ऑब्जेक्ट है बाहर आ सके। जैसे कि मान लीजिए पेशेंट के गले में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, आप उस पेशेंट को प्रोन पोजीशन देंगे, यानी कि उल्टा लेटा देंगे अगर छोटा बच्चा है, इन्फेंट है तो, या फिर अगर बड़ा है तो उसे आगे की तरफ झुककर खड़ा होने को कहेंगे और पीछे उसकी पीठ पर कंधे के बीच में हल्का सा नीचे 5 बार हिट करेंगे ताकि ये ऑब्जेक्ट गले से बाहर आ सके ग्रेविटी और हिटिंग फोर्स के इफेक्ट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The concept of multi-purpose was given by। मल्टीपर्पस वर्कर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किस कमिटी के द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है। करतार सिंह कमेटी, श्रीवास्तवा कमेटी, चड्डा कमेटी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। The right answer is option A। करतार सिंह कमेटी 1973 के अंदर आई थी और इसी कमेटी के द्वारा मल्टीपर्पस वर्कर्स का कॉन्सेप्ट दिया गया था। यानी एक ही व्यक्ति को सभी काम करने के लिए ट्रेंड कर दिया जाए, ये होता है मल्टीपर्पस वर्कर्स कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the only known reservoir of cholera infection is। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कॉलेरा इन्फेक्शन का रिजर्वेयर कौन सा है। रिजर्वेयर का मतलब होता है ऐसा कोई पर्सन जिसमें कॉलेरा के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो। कॉलेरा डिजीज को हिंदी में हम हैजा रोग बोलते हैं और इसका कॉज होता है विब्रियो कॉलेरा। इसमें बहुत ज्यादा डायरिया हो जाता है और इसके कारण क्लाइंट की डेथ तक हो जाती है। तो आपके ऑप्शंस हैं कैटल्स, ह्यूमन, पिग्स, बर्ड्स। कॉलेरा रोग का रिजर्वेयर कौन है, कौन इस रोग को फैलाता है। यस एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। ह्यूमन इज द ओनली नोन रिजर्वेयर ऑफ कॉलेरा इन्फेक्शन। ह्यूमंस ही कॉलेरा रोग का एकमात्र रिजर्वेयर माने जाते हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और रेगुलर इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मंडे टू सैटरडे रात 8 बजे आपको इसी प्रकार से एमसीक्यूज क्लास मिलती रहेगी। थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक।